बार अब लात की है बारी, खाक कर दो पाक को, चीखे जनता सारी, लातों के भूत बातों से न माने। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। तो फिर सरहद पर नापाक गोली चली और मादरे वतन के 2 जांबाज सिपाही शहीद हो गए। लेकिन एक खबर नहीं है, ये चेतावनी है आतंकवादियों की ओट में छिपे उस पाकिस्तान की जो पिछले 65 वर्षों से हमारे सीने पर कील गाड़ने की जुगत में लगा हुआ है। सामने से वार करने की हैसियत तो रही नहीं, लिहाजा अब पीछे से वार करने में जुटा है नापाक पाक। आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में कम से कम 12 बार उसकी तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। हमारे रहनुमा लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वो बुजदिल हर बार हमारी पीठ में छुरा भोंकता है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई में 9,748 जवानों की शहादत और कायराना हमलों में हजारों जवानों की शहादत दे चुका हमारा मुल्क अब और कितनी शहादतों का इंतजार करेगा? कब तक उस बेगैरत से दोस्ती की आजमाइश करता रहेगा हमारा वतन? क्या यह बताने का वक्त अब नहीं आया कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है, ना अपनी रीत नहीं है। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है और ना अपनी जीत नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। एसएन मलिक साहब हैं, आप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। पीसीएस रौतेला साहब हैं, आप एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं। देहरादून से हमारे साथ भवन चंद्र खंडूरी, मेजर जनरल भवन चंद्र खंडूरी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अरुण वाजपेयी साहब हैं, आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। और मियां फरहद हमारे साथ हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके मैं विस्तार से बातचीत करूंगा और इस समझने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार अब कितना और हमारा देश, हमारा मुल्क सहेगा और क्यों सहेगा। ये देश अपने रहनुमाओं से सवाल कर रहा है कि अब और कितनी बात करोगे, अब और दोस्ती के कितने पैगाम भेजोगे, कब ये समझोगे कि दरअसल जिससे हम दोस्ती की बातें करना चाहते हैं वो बात नहीं बल्कि लात के लायक है, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं ना वो बातों से माना नहीं करते हैं। जब मुल्क में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अकाल पड़ता है तो पाकिस्तान जैसे चूहे भी शेर बनने लगते हैं। सरहद पर गोलियां चलती हैं और हमारे जवान ऐसी शहादत को प्राप्त होते हैं जिसका आज तक कोई मतलब नहीं निकल सका। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब दिल्ली में गैंगरेप की शिकार एक लड़की के दर्द से पूरा देश दहल उठा था। और मानो पूरा हिंदुस्तान एक साथ हाथ में हाथ थामे सड़कों पर उतर आया। अच्छी बात, लेकिन आज जब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की मातृभूमि चीख रही है तो ना किसी हाथ में कैंडल है, ना ही हाथों में तख्ती, और जुबान पर तीखे नारे लिए कोई भीड़ जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है। उन्नीस 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का जो साहस दिखाया था, हमारे मुल्क के रहनुमा वो कहानी क्यों नहीं दोहरा पाते? क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में औकात बनाने की हवस इतनी बढ़ गई है कि हमारे मादरे वतन के जाबाज जवानों की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रहा? क्या हमारे हुक्मरानों को इस बात के लिए नोबेल प्राइज चाहिए कि हर बार धोखा खाने के बावजूद वो एक बेहया और बेगैरत को दोस्ती और शांति का पाठ पढ़ाने की असंभव कोशिश में जुटे हैं? भूला नहीं है
ये देश उस वक्त को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समझौता एक्सप्रेस लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे और ले आए थे कारगिल की जंग। इस बार फिर वही कहानी दोहराई गई जब लाख विरोधाभासों के बावजूद हमारे गृह मंत्री शिंदे साहब नापाक मुल्क के गृह मंत्री रहमान मलिक साहब को इंडिया बुला लाए। मियां रहमान कुछ और लाने में नाकाम ठहरे तो जाते जाते भेज गए घुसपैठिए। क्या अब तक हमारे रहनुमाओं को समझ नहीं आया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं? लेकिन यहाँ तो एक और सवाल अटक जाता है कि अगर हमने आमने सामने की जंग छेड़ भी दी तो कितने दिन टिकेंगे हम उनके सामने, जब हमारी थल सेना के पास गोला बारूद ही नहीं, क्योंकि डिफेंस मैगजीन फोर्स के मुताबिक गोला भंडार में सभी तरह के रॉकेट, टैंक नाशक गोले, मिसाइलें और तोपों के गोला बारूद न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। तब जबकि सेना को साफ साफ निर्देश हैं हथियारों के लिए लंबे वक्त तक टिकने वाले गोला बारूद का 40 दिन का स्टॉक होना चाहिए और कम वक्त तक टिकने वाले गोला बारूद का 21 दिन तक स्टॉक होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जंग के मैदान में हमारे पास 3 दिन टिकने लायक गोला बारूद ही मौजूद है। कहीं ये डर तो नहीं जिससे हमारे करता धरता पाकिस्तान को सबक सिखाने से हिचक रहे हैं? लेकिन अगर यही बात थी तो 3 जनवरी 2012 को वित्त मंत्री ने रक्षा बजट में 5% की कटौती क्यों की? तब जबकि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और चीन दिनों दिन अपना रक्षा बजट बढ़ाते जा रहे हैं, आखिर हम जा किस दिशा में रहे हैं? क्या हम इसे मुकद्दर मान कर बैठ जाएं कि हमारे शहीदों की शहादत यूं ही बेजा जाती रहेगी और हमारे रहनुमा बेशर्मों से गलबहियां करते रहेंगे? आलोक साहिल, समाचार प्लस। वो तो देश के सही है, आपको तो सम्मान होना चाहिए उनके चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी साहब, सीधे आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपने अपने करियर की जो शुरुआत है वो भी इसी क्षेत्र से की है जहां पे पाकिस्तान ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। जो हुआ है, जैसे हुआ है खंडूरी साहब, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आप सैन्य अधिकारी भी रहे हैं, आप राजनेता भी हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आप केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इस स्थिति को आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना अपने आप में तो है। जैसे आजकल वातावरण बन रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और दुखद घटना भी है। जैसे आपने कहा, मैंने तो 1955-56 में इस क्षेत्र में नौकरी की है और फिर 1959 और 60 में मैं उच्च क्षेत्र में रहा हूं, और जिस प्रकार से घटना घटी है ये बहुत पीड़ादायक है। जिस प्रकार से जो खबर मिली है, हमारे क्षेत्र में घुसकर और हमारे 2 सिपाहियों के साथ बर्बरता का ऐसा बर्ताव किया है जो लड़ाई के दौरान भी नहीं होता है। लड़ाई के दौरान भी इस प्रकार की हत्याएं नहीं की जाती है। गर्दन काट कर ले जाना और किस प्रकार का अपमान और अन्याय उन्होंने किया होगा, ये सोचकर मन बहुत खराब होता है और बहुत पीड़ा और चिंता की बात होती है। जहां तक इसके संबंध में मुझे कहना है कि बड़ा आश्चर्य की बात है, अगर तो पाकिस्तान ने ये जानबूझकर किया है तो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार हरकत की है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत दुखदायी घटना है। और राजनीतिक स्तर पर और फौजी स्तर पर भी दोनों को इसको विश्लेषण करना चाहिए और चिंता की बात करनी चाहिए कि अगर इस एक तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं,
सामान्य रिश्ते करने की बातें कर रहे हैं और दूसरी इस प्रकार का घिनौना कार्य करते हैं जो कि लड़ाई के दौरान भी आम युद्ध में नहीं होता, तो ये बहुत चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तान के राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी के बगैर इस प्रकार की बात हुई है तो पाकिस्तान के लिए तो चिंता की बात है ही, लेकिन हमारे लिए भी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं चाहता हूं, समझता हूं, सोचता हूं कि राजनीतिक स्तर पर गंभीरता से जांच की जाए, विश्लेषण किया जाए कि ये पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना के द्वारा ये योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है या फिर नीचे के कुछ अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार का काम किया है, और उसी प्रकार का रिएक्शन हमारी तरफ से होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के सरकार और सेना की जानकारी के बिना हुआ तो तुरंत उस क्षेत्र के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से जाना जाना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की हरकत हुई है। और पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल है और उनके उच्च अधिकारी शामिल हैं और सरकार को जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर भी उचित कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अंदर नहीं तो हमारी सरकार की जो योग्यता है, क्षमता है, वो तो शंका में है ही, लेकिन फौज के लिए एक बहुत निराशापूर्ण और बहुत दुखदायी और मोराल को हमारी ठीक है। मन के खराब मलिक साहब बैठे हुए हमारे साथ, आप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। मलिक साहब, अब आगे क्या होना चाहिए? आप हमारे घर के भीतर घुसकर हमारे जवानों का सर कलम कर देंगे, सर काट के ले जाएंगे, और हमारे नेता, हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो भाग्य विधाता हैं, वो कितनी ठंडी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये हमको उकसाने की कोशिश हो रही है। अरे भाई, तो कब आप उकसेंगे? कब आप सामने आएंगे? कितना और भीतर शत्रु आ जाएगा? घर में घुसकर गर्दन काट रहा है शत्रु आपका, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम शांत रहेंगे क्योंकि हमें उकसाने की कोशिश हो रही है। ये कैसा बयान है मलिक साहब? इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आपने कहा ये कैसा बयान है, ये कोई बयान नहीं है। ये तो सिर्फ एक कावर्डिस का, एक दुर्बलता का निशानी है जो कि इस वक्त हमारी सरकार दिखा रही है। हाँ। लेकिन ये आज ही नहीं है, ये बहुत ज़माने से 65 साल हो गए इसी प्रकार से हम चल रहे हैं। क्या आप माने कि हमने 93,000 कैदी दुश्मन के जो पकड़े थे ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने के बाद बांग्लादेश को, 71 उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद हादसा हुआ कि उन्होंने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को साथ में जो दुर्व्यवहार किया उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे 54 कैदी PWs जो कि पाकिस्तानी जेलों में आज भी सड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं किया गया। और आज से पहले भी बहुत वारदातें हुई हैं, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। आज तो ये LOC का उल्लंघन है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके फिर हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, उनको एम्बुश किया और वहां से उनकी गर्दन, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, ये तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही खराब चीज हुई है। इसमें मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर में ये सिखाया जाता है। मैं 4 साल मॉस्को में था, जहाँ पे मेरे साथ 8 पाकिस्तानी भी थे, और उनसे हमने उनकी जो सोच थी, वो सोच में एक बड़ी चीज वहां पर आई थी कि जनरल जियाउल हक जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक किताब लिखवाई थी अपने एक ब्रिगेडियर मलिक साहब से ऑन कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉरफेयर, कि कुरान के अंदर में वॉरफेयर को किस प्रकार से बताया लड़ना चाहिए। और उसमें उन्होंने लिखा था कि सबसे बड़ा उसका जो सबक है वो है कि दुश्मन के अंदर इतनी दहशत फैलाई जाए और उस दहशत फैलाने के लिए सबसे खराब से खराब काम किए जाएं, जिसमें एक ये भी है कि उनके जितने भी सैनिक या जितने भी दूसरे लोग होते हैं, नहीं तो ये बताइए, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जिनके भीतर वो दहशत फैलाना चाहते हैं, क्या उन लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या भारत की सरकार, रौतेला साहब चूड़ियां पहन कर बैठी है? आप हमारे घर के भीतर घुसकर हमारा सर काटोगे और हम बोलेंगे नहीं नहीं, आप ठंड रखिए, आप शांति रखिए। क्यों शांति रखिए भाई? आपने चूड़ियां पहनी है क्या? उसमें दोनों चीजें